गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। जो ये चैप्टर है ये आपके लिए बिल्कुल नया है। इससे पहले सिर्फ आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना होगा, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हम आप इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। इससे पिछले चैप्टर में हमने जो हमारा क्रॉप वाला चैप्टर था उसको पढ़ा, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। उसमें भी हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हम ये कहेंगे यूज़ है वो पढ़ा था। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डिफाइन कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, मीन्स बहुत छोटे, और ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि जीव होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्ड आई का मीनिंग होता है मीन्स विदाउट एडेड आइज, आई के सामने हम कोई लेंस नहीं लगाएंगे। मीन्स वी कैन सी द ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं आपको ये माइक्रोस्कोप भी दिखा रही हूँ कि ये माइक्रोस्कोप जो है वो कैसा होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमारे पास ये दो तरह के लेंस हैं, एक ये है, एक ये है, और ये इधर यहाँ पर आई लेंस भी होता है। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोस्कोप है इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। ये एडजस्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर एक स्लाइड रखी जाती है और स्लाइड के ऊपर ही हम जिन चीज़ों को हमें देखना होता है हम उसको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से देखते हैं। तो इसकी मदद से ही जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर उसके बाद एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 2.1, और एक्टिविटी 2.2 में आपको बताया गया है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हम नेक्ड आई से तो उनको देख ही नहीं पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको सॉइल के ऑर्गेनिज्म देखने हैं तो आप क्या करेंगे कि सॉइल के ऑर्गेनिज्म के लिए आप किसी भी तरह के सॉइल जिसके आप ऑर्गेनिज्म देखना चाहते हैं उन ऑर्गेनिज्म उस सॉइल को आप थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व करेंगे, और डिसॉल्व करने के बाद उस वाटर को वेट करेंगे कि वो साफ़ हो जाए। डिकेंटेशन और जो हमारा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है उसकी हेल्प से वाटर साफ़ हो जाएगा। फिर उसकी एक दो ड्रॉप्स को हम स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, तो आप उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वाटर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने हैं तो उसके लिए आपको किसी पॉन्ड का, रिवर का, वेल का पानी लेना पड़ेगा, और फिर उस वाटर में हम इसी तरीके से जैसे हमने वाटर की ड्रॉप्स को स्लाइड पर रखकर चेक किया था वैसे ही हम इसी वाटर को भी स्लाइड पर रखकर चेक करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप्स। हमारे पास ग्रुप्स हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो यही है कि जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो उन ग्रुप्स में मेनली 4 ग्रुप हैं। फर्स्ट नंबर पर है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एल्गी के बारे में आपने 7th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है। इसके अलावा बैक्टीरिया आप हमेशा सुनते ही हैं, फंजाई के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन ये जो प्रोटोजोआ है ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें से आपको एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ प्रोटोजोआ का। जो मलेरिया फैलाता है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि मच्छर में होता है और वो ब्लड के थ्रू फिर हमारे बॉडी में भी आ जाता है, तो वो जो है वो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो आता है वो है वायरसेस। वायरसेस क्या हैं, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मानते। हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं मानते, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सब की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा भी है कि लिविंग बीइंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन करेक्टरिस्टिक्स में एक मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है रिप्रोडक्शन।
आपने 6th क्लास में रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ी है, जिसमें आपको बताया गया है कि सभी तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जैसी जो जीव हैं वो उत्पन्न करते हैं और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो वायरसेस हैं वो रिप्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उनको रिप्रोडक्शन के लिए किसी सेल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो वायरस होता है उसके पास अपनी सेल नहीं होती और उसकी सेल ना होने के कारण वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाता। फिर वो रिप्रोड्यूस करता कैसे है? वो जहाँ पर भी होता है वो वहीं रहता है, फिर वो किसी चीज़ों के थ्रू, जैसे हम पानी पीते हैं उसके थ्रू चला जाएगा, एयर सक करते हैं उसके थ्रू चला जाएगा, बर्तन के थ्रू चला जाएगा, या जो भी हम थिंग्स जो यूज़ में लाते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब आपने देखा भी होगा कि आपकी कोरोना की वजह से जो है स्कूल बंद हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो कोरोना के कारण चल रही हैं। कोरोना भी एक वायरस का डिजीज है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप नाक पर मास्क रखें, 2 गज की दूरी रखें। तो ये सब क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि जो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए। अगर वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करने के बाद उसके जो है वो बीमारी जो फैला रहा है, वो कोरोना फैला रहा है, तो उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो वायरस है वो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो डिजीज़ काजिंग थिंग कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म के भी गुण हैं और नॉन लिविंग थिंग के भी गुण हैं, इसलिए उनको बाउंड्री पर रखा गया है कि हम इसको लिविंग थिंग में भी काउंट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग में भी काउंट करते हैं। इसका आंसर आपकी बुक में दिया हुआ भी है कि भाई हम इसको क्यों लिविंग थिंग नहीं मानते, वायरस को हम नॉन लिविंग थिंग भी मान सकते हैं। उसके बाद कुछ डिजीज़ के नाम हैं जो कि बैक्टीरिया से कॉज्ड हैं, वायरस से कॉज्ड हैं, या फिर हमारे प्रोटोजोआ जो तीसरी कैटेगरी मैंने बताई है उससे भी कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ डिजीज़ के नाम हैं, जिसमें आप इन बिटवीन क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल बनेगा, एक ही लैंग्वेज, सिर्फ हम नाम चेंज कर देंगे, जैसे कि नेम सम डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, नेम सम डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जैसे वायरस के डिजीज़ में आपकी बुक में नाम दिए गए हैं, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये सारी जो डिजीज़ हैं ये वायरस के कारण होती हैं। उसके बाद जो प्रोटोजोआ है उसकी जो बीमारियों के नाम है वो है मलेरिया, डायसेंट्री। ये डायसेंट्री क्या है? डायसेंट्री एक हमारे स्टमक की डिजीज़ है, जिसमें हमारे पेट में दर्द होता है और लूज मोशन भी होते हैं। तो डायसेंट्री जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसी तरीके से मलेरिया के बारे में आपने सुना होगा, आप कहते हो जी मलेरिया तो मच्छर के कारण होता है, लेकिन मलेरिया मच्छर के कारण होता ज़रूर है, लेकिन वो क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया को, उसको हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, और इसलिए हम कहते हैं कि मच्छर के कारण मलेरिया हुआ है। लेकिन जो मेन कारण है मलेरिया का वो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। उसके बाद बैक्टीरिया से जो डिजीज़ कॉज्ड होती हैं उसमें आपकी बुक में 2 नाम दिए गए हैं, जिसमें हमारे टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबर को शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहते हैं। तो ये दोनों जो डिजीज़ हैं वो किसकी कॉज्ड हैं? बैक्टीरिया के कारण होती है। उसके बाद आपके कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको ड्रॉ करने हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद है हमारा टॉपिक वेयर डू और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। अब जब हम इनको देख ही नहीं सकते तो ये कहीं पर भी हो सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हों। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऐसी जगह जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते वहाँ पर भी पाए जा सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हैं, वेलकैनोस हैं, मार्शी लैंड। मार्शी लैंड क्या होता है? डेजर्ट। डेजर्ट में कितनी गर्मी होती है, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स में पानी गर्म होता है, हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उबलते पानी में मर जाते हैं, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पा सकते हैं। उसके बाद है मार्शी एरियाज़ में। ये मार्शी एरियाज़ क्या होते हैं?
मार्शी एरियाज़ का मीनिंग है ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, पानी के साथ साथ ज़मीन जो है वो दलदली हो जाए और वहाँ पर गैसेस बनती हैं, और ऐसी जगह पर जो गैसेस बनती हैं वो केवल और केवल बैक्टीरिया के कारण ही बनती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं मार्शी लैंड में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अगला जो टॉपिक है आपका वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है, कि क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या कारण है कि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद और नुकसानकारी दोनों हैं, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया से, फंजाई से, हमारी जो प्रोटोजोआ है उनसे, वायरस से, ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे लिए ये फोई हो गए। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले फोई नहीं है, वो हमारे लिए फ्रेंड भी हैं, इसलिए आपके चैप्टर का नाम ही ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो वो कहाँ और कैसे हमारे लिए यूजफुल हैं, तो वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से हैं। जैसे अभी हमने बताया कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। तो ये कहाँ और कैसे यूज़फुल है उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है वो डिटेल में भी है और पॉइंट्स में भी है। तो पॉइंट्स आप छाट सकते हैं, जब जैसे जैसे आप चैप्टर रीड करेंगे वैसे वैसे आप क्या करेंगे, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं बता भी देती हूँ कुछ पॉइंट्स आपको, तो आप अभी आप नोट कर सकते हैं। तो और चैप्टर रीडिंग के समय आप इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वेरियस पर्पजेज में, जैसे हम फूड आइटम बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कर्ड हो गया, इडली डोसा हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, ये सारी चीज़ें बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं ये भी डिटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हमने बताया, ये सारे हम एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट आपको पता है कि हम हमारे घर में से भी कितनी जो किचन वेस्ट है ज़्यादातर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। तो अगर इनको डिस्पोज ना किया जाए तो आपको पता है कंडीशन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा जो स्मेल आने लगती है, गंदगी फैल जाती है, और कई बार कोई ऑर्गेनिज्म आसपास जब मर भी जाता है तो हमें वहाँ पर नाक पर कपड़ा रख कर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? ये नया वर्ड आपके लिए, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मीनिंग है कि कुछ ऑर्गेनिज्म चीज़ों को डीकम्पोज करने में मदद करते हैं, या हम ये कहें सिंपल लैंग्वेज में कि वो उनको गला सड़ाकर मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गला सड़ाकर मिट्टी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, और वो ऐसा कर देते हैं क्योंकि वो वेस्ट जो है वो इतना गंदा था। अगर वो वैसा का वैसा पड़ा रहे तो आपको पता है एनवायरनमेंट कितना गंदा हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट को वो क्लीन इस तरीके से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, एक राइजोबियम बैक्टीरिया बताया था मैंने कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो सोल्यूबल फॉर्म नाइट्रोजन जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये काम किसने किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ने किया। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड।
अब हम इस पॉइंट को डिटेल से पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में मदद करते हैं। तो कर्ड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये दही में नेचुरल फॉर्म में होता है, और जब भी हम दही बनाते हैं तो थोड़ी सी अमाउंट दही की दूध में डाल देते हैं, वहाँ पर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा और फिर पूरी दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है दही बनाने में मदद करता है। इसी तरीके से फिर दूसरा पॉइंट है कि ये ब्रेड बनाने में कैसे मदद करता है। ब्रेड बनाने के लिए एक नया नाम है आपके लिए, ये नाम है यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक टाइप की फंजाई है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। वैसे आपको बताया गया है इस चैप्टर में कि जो फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर होती है, ये सिंगल फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। ये कैसे मदद करती है? वास्तव में ये मल्टीप्लाई करती है, रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। यीस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस क्या होता है? जहाँ पर भी ये गैस बनती है तो वो, जैसे मान लो हमने कोई बैटर बनाया है, इडली का बैटर बनाया है, डोसे का बैटर बनाया है, या फिर हम जलेबी बना रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्लफी होती है जैसे कि ब्रेड है, तो वहाँ पर हम इसको ग्रो करवाते हैं। यीस्ट जब ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है तो रेस्पिरेट भी करेगा, और रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने पर वो जो भी बैटर है उसके अंदर वो गैस बनी रहती है, और इस तरीके से वो चीज़ फ्लफी बन जाती है, और फ्लफी के कारण ही ये चीज़ हमें टेस्टी लगती है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी समझाई गई है, एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 में हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि आटा लेंगे, हम मैदा लेंगे या आटा लेंगे, और यीस्ट लेंगे। यीस्ट कहाँ मिलेगा? बेकरी की शॉप पर मिलता है। तो वहाँ से हम यीस्ट उसमें आटे में डालने से पहले थोड़ा सा शुगर डालेंगे, थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और यीस्ट डालेंगे। वो थोड़ी अमाउंट में डालना होता है यीस्ट, ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में यीस्ट डाल देंगे, थोड़ी ही अमाउंट में यीस्ट डालना होता है। और फिर उसको थोड़ा सा हम हल्के से गर्म पानी से आटे को गूँथ लेंगे, और 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर इसको रख देंगे। तो हमें क्या लगेगा? 2 घंटे बाद जब हम देखेंगे तो वो आटा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफी हो गया। वो कैसे हो गया फ्लफी? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ की किसने? यीस्ट ने, उसके कारण वो फ्लफी हो गया। और इसी आटे से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। डोसा इसी से बनता है, इडली इसी से बनती है, और जो जलेबी है वो भी इसी से बनती है, और ब्रेड जो है वो भी इसी से बनती है। उसके बाद है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ में आपको बताया है कि कमर्शियल का मीनिंग होता है कि आर्थिक रूप से, यानी कि धन कमाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में भी जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, और उसमें भी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन सा? यीस्ट। ये यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है? ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन में कि ये जो बैक्टीरिया है जब वो रेस्पिरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अल्कोहल भी रिलीज करेगा, और अल्कोहल जब ये रिलीज करता है तो उसी अल्कोहल से वाइन बनाई जाती है, जो कि कमर्शियल यूज पर हमारे देश में और दूसरे देशों में भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, जिसमें इसको यूज करके हम काफ़ी सारा जो है धन कमा सकते हैं। इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो गया कमर्शियल यूज में हो गया। इसके अलावा इससे एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, वो भी बनाया जाता है। और जो मेडिसिन्स हैं, कुछ मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। तो ये जो तीनों यूज हैं, मेडिसिन का यूज, अल्कोहल का यूज, एसिटिक एसिड का यूज, ये सब चीज़ों में जो बनाया गया, इसका एक कलेक्टिवली हम एक पॉइंट बना देंगे कि कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है। फर्मेंटेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यीस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करके अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ कैसे बनाई जाती है? जो ग्रेन्स होते हैं ना हमारे, जैसे व्हीट है
हमारा बार्ले है, राइस है, इसके अंदर नेचुरल शुगर होती है। वो जो नेचुरल शुगर है उसकी मदद से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। 7th क्लास में आपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पढ़ा भी था एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये वही एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसके अंदर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि अल्कोहल को हम कमर्शियल यूज में यूज कर सकते हैं। तो आप फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।